नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विशाल। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ। दोस्तों, हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी मैं आपके समक्ष प्रेजेंट हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई एक रीसेंट जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट का नाम है सुरेंद्र कुमार वर्सेस CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2025। दोस्तों, इस जजमेंट के अंदर हाई कोर्ट के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस जजमेंट के अंदर हाई कोर्ट ने एनालिसिस किया कि किस प्रकार से डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, किसी भी मुकदमे के कंप्लीशन में जितनी देरी होती जाती है, क्या वो देरी अपराधी या आरोपी के अधिकारों का हनन करती है। बिकॉज हम सभी जानते हैं हर आरोपी के पास राइट टू फेयर ट्रायल है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर आरोपी के पास अधिकार है कि उसके खिलाफ चलाया जाने वाला मुकदमा शीघ्र ही रीजनेबल टाइम के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए और उस मुकदमे के दौरान फेयर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज किया जाए। इस केस के फैक्ट्स बहुत सीधे से हैं। इस केस के अंदर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। इस केस के अंदर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया सन 1984 में। उस कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में उनके पास कुछ एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आई, तो एक एप्लीकेंट ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कृपया आप हमें दीजिए। इस एम्प्लॉय ने, बिकॉज ही वॉज होल्डिंग अथॉरिटी, सो ही सेड कि ओके, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, बट वी वांट अ ब्राइब ऑफ 15,000 रुपीज। आप सभी जानते हैं सरकारी महकमों के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन कोई नई चीज नहीं है। करप्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पब्लिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि जनरली जब भी किसी व्यक्ति को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की रकम का कुछ छोटा या कुछ बड़ा हिस्सा उसको अधिकारी को वापस देना होता है, सो दैट ही कैन यूज इट एज अ क्विड प्रो क्यू। ठीक है, आप हमारे फेवर में कुछ कीजिए, हम आपके फेवर में कुछ करेंगे। इस केस में भी वैसा ही हुआ। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय जो इस केस के अंदर एक्यूज और बाद में अपेलेंट बने, उन्होंने एप्लीकेंट्स को कहा कि आप हमें 15,000 रुपये रिश्वत दीजिए, वी विल इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा। अब कंप्लेनेंट ने, या एप्लीकेंट ने, सॉरी, एप्लीकेंट ने उनको आधी रकम दे दी, 7500। अब क्योंकि 1984 में 15,000 की रकम भी एक बहुत बड़ी रकम थी। आज इट माइट सीम मिनिमल टू यू, लेकिन उस समय 15,000 मीन्स अलॉट। नाउ आधी रकम देने के पश्चात एप्लीकेंट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अप्रोच किया। उसने CBI के समक्ष एक रिपोर्ट दर्ज कराई। CBI ने इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एक जाल बिछाया, ट्रैप लेट डाउन किया। CBI ने एप्लीकेंट को बोला कि आप कृपया ऐसा कीजिए, अक्यूज को होटल में मिलने के लिए बुलाइए और वहां पर उनसे कहिए कि आप उनको रिश्वत देना चाहते हैं, और हम क्या करेंगे, हम नोट्स के ऊपर, हम आपको कुछ करेंसी नोट्स देंगे, उसके ऊपर एक केमिकल लगा देंगे। उस केमिकल से ट्रीटेड नोट्स जब एक्यूज के हाथ में आएंगे, और तब हम रेड करेंगे और एक्यूज को रंगे हाथों पकड़ लेंगे, विल गेट हिम रेड हैंडेड। ऐसा ही हुआ। एप्लीकेंट ने एक्यूज को होटल में मीटिंग के लिए बुलाया, उनको कहा कि हम आपको बचे हुए पैसे देना चाहते हैं, कृपया होटल में आइए, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं ताकि हम डील को फॉर्मलाइज कर लें। इसके पश्चात कंप्लेनर ने एक्यूज को पैसे दिए, वही 7500 रुपए जिसके ऊपर जिस करेंसी के ऊपर केमिकल लगा हुआ था। जब एक्यूज ने इस करेंसी को पकड़ा, उसको अपनी पोजेशन में लिया, उसी समय CBI ने रेड कर दिया। अब CBI ने उन नोट्स को रिकवर किया, वहां पर एक पंचनामा बनाया। अब CBI के पास एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया कि एक्यूज रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, पहला। दूसरा, उनके पास विटनेसेस तो थे ही जो इस केस के अंदर कंप्लेनेंट थे। इस सॉरी इस एविडेंस के आधार पर चार्जशीट फाइल की गई, FIR फाइल की गई, और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और चार्जशीट फाइल की गई। राइट, अंडर सेक्शन 5(1) सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज D ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्लस सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। क्योंकि ये घटना 1984 की थी, तो उस समय तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इनेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 इस केस के अंदर इन्वोक हुआ। चार्जशीट फाइल हो गई, ट्रायल चला। ट्रायल के अंदर ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को गिल्टी माना और उनको सजा सुना दी। ही वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ violation of section, he was held guilty under section 5 subsection 1 clause D and section 5 subsection 2 of prevention of corruption act plus section 161 of IPC। ये तीनों सेक्शन करप्शन से ही जुड़े हुए हैं। अब एक चीज इसके अंदर समझने वाली थी, इस केस के अंदर जो ट्रायल कंक्लूड हुआ था, ट्रायल को पूरा होने में तकरीबन 18 वर्ष का समय लगा। 18 वर्ष।
जजमेंट आ गया। जजमेंट आने के पश्चात इस केस के अंदर कॉन्विक्ट ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में अपील की और चैलेंज की अपनी क्वांटम ऑफ सेंटेंस। तो जनरली आप जानते हैं कि जब अपील की जाती है एक्यूज द्वारा, सॉरी कॉन्विक्ट द्वारा, तो अपील अलग अलग ग्राउंड्स पर की जा सकती है। कई बार आप अपने कन्विक्शन को ही चैलेंज करते हो, कई बार आप ये चैलेंज करते हो कि मेरी जो कन्विक्शन है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। या कई बार आप क्वांटम ऑफ सेंटेंस को चैलेंज करते हो, कन्विक्शन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इस केस के अंदर एक्यूज ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपनी क्वांटम ऑफ सेंटेंस को चैलेंज किया कि इनको जो 2 साल और 3 साल की मतलब 5 साल की जो सजा दी गई थी उसको चैलेंज किया। अब इस केस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ट्रायल को कंक्लूड होने में लगे 18 वर्ष, अपील पेंडिंग रही 22 वर्ष। तो तकरीबन 40 से 42 वर्ष तक ये केस जो है वो कोर्ट्स के अंदर ही घूमता रहा। जब दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष इस केस की सुनवाई आई तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑलरेडी 40-42 वर्ष बीत चुके हैं जब पहला इंसिडेंट हुआ था इस केस के संबंध में। तो अब हम अगर सेंटेंस को अपहोल्ड करते हैं, अगर हम अक्यूज को सॉरी कन्विक्ट को वही सेंटेंस देते हैं और उनकी अपील को खारिज करते हैं, तो इट वुड बी ग्रॉसली अनजस्टिफिएबल। ये अनजस्टिफिएबल होगा बिकॉज 40-42 वर्ष बीत चुके हैं, अक्यूज की सजा, अक्यूज की आयु ऑलरेडी 90 वर्ष हो चुकी है। सो दैट्स वाई अब इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, इस केस से हमें लॉ को समझने में किस प्रकार से सहायता मिलेगी, आगे देखते हैं। देखिए इस केस के अंदर 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। डज इनऑर्डिनेट डिले इन कंप्लीशन ऑफ ट्रायल वायलेट्स द राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ अक्यूज। पहला, कि जब किसी ट्रायल मुकदमे को समाप्ति में, मुकदमे को कंक्लूड करने में अगर बहुत लंबा समय लग जाता तो वो क्या किसी अक्यूज आरोपी के राइट टू स्पीडी ट्रायल का हनन है? पहला। दूसरा, अगर कैन एन अक्यूज बी इंटाइटल्ड टू रेमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस होल्डिंग द डिले इन कंडक्ट ऑफ ट्रायल। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर किसी ट्रायल में बहुत ज्यादा डिले हो गया, जो आमतौर पर हो जाता है, तो क्या अक्यूज को रेमिशन या कम्यूटेशन जैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो आइए देखते हैं। केस के फैक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के मैंने आपको बता ही दिए, मैं यहां पर आपको सिर्फ पढ़कर बता देता हूं। द अपेलेंट वाज एम्प्लॉयड एज द चीफ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया in 1983. STC issued an invitation for quotation from suppliers for the supply of 140 tons of dried fish to State Trading Corporation. पहला, in pursuance of this invitation, the complainant, वो व्यक्ति जिसने पहले एप्लीकेशन दी थी और बाद में कंप्लेंट की, met the appellant and the appellant assured the complainant that the STC would place an order for 140 tons of dried fish on his firm, but the demanded a bribe of 15,000. Next, the complainant approached CBI and filed a complaint. The CBI laid a trap in pursuance of which the complainant was to meet the appellant in hotel room and offer him bribe in form of currency notes that were treated with phenolphthalein powder. After the complainant handed over the currency notes to the appellant, the CBI officials nabbed the appellant along with the notes. On completion of investigation, the CBI filed the charge sheet for commission of offences under section 5 subsection 1 clause D, read with section 5 subsection 2 of Prevention of Corruption Act 1947 and section 161 of IPC. After pleadings and arguments made on behalf of the parties, judgment was given on 2002, whereby the appellant was found guilty of offences. ठीक है, और लास्ट में appellant was sentenced for a period of 2 years for the offences under section 161 IPC and 3 years for offences under section 5 subsection 1 clause D and section 5 subsection 2 of Prevention of Corruption Act. अब इस केस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, अपेलेंट ने जजमेंट को चैलेंज किया, लेकिन जजमेंट आने में ट्रायल कोर्ट में 18 वर्ष लगे और अपील के डिस्पोजल में 22 वर्ष लगे। अब इस केस के अंदर लॉ देख लेते हैं। लॉ एप्लीकेबल क्या था? लॉ एप्लीकेबल था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 1 सेक्शन 5 सबसेक्शन 1D, जो बात करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट की। देखिए, क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है जब भी कोई सरकारी अधिकारी अपने ऑफिस का दुरुपयोग करता है और उस दुरुपयोग की सहायता से वो किसी ना किसी प्रकार के फाइनेंशियल गेन करने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट। सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक गए और बैंक में आपने एप्लीकेशन लगाई लोन की, और जो मैनेजर है नाउ ही इज आस्किंग कि मैं आपको लोन सैंक्शन कर दूंगा, कृपया मुझे आप 1 लाख रुपए रिश्वत दें। तो यहां पर वो बैंक मैनेजर ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग किया, अब्यूज किया। किस लिए? ताकि उसको कोई फाइनेंशियल गेन, किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। तो ये सामान्य भाषा में करप्शन है।
इसी प्रकार सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज डी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 सेज if by a public servant is said to commit the offense of criminal misconduct if by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as public servant he obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage. तो जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी और के लिए किसी प्रकार की कोई वैल्यूएबल थिंग, बेशकीमती चीज या पेक्यूनरी एडवांटेज प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट. और क्रिमिनल मिसकंडक्ट की सजा कितनी है अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2? सजा थी 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष. हालांकि जज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कई केसेस के अंदर उसके सामने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है तो वो सजा 1 वर्ष से कम भी कर सकता है. और उसी प्रकार सेक्शन 161 आईपीसी, ये क्या कहते हैं, ये भी करप्शन से ही जुड़ा हुआ है. हालांकि सेक्शन 161 आईपीसी अब रिपील हो चुका है, आपको आईपीसी में नहीं मिलेगा, अब तो आपको आईपीसी ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इट वाज रिपील्ड बाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. बीइंग और एक्सपेक्टिंग टू बी पब्लिक सर्वेंट एंड टेकिंग अ ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्युनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट. तो जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए, अपने आधिकारिक कृत्य के लिए अपनी लीगल रेम्युनरेशन, मतलब उसको जो सरकार से तनख्वाह मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, उसके अलावा कोई और ग्रेटिफिकेशन अगर लेता है तो ये क्या बन जाएगा? इट इज एन एक्ट, इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 161. राइट. अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या आती है? अब कोर्ट ने इस केस के अंदर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के नुएंसेस की बारीकियों को स्टडी किया. इस केस के अंदर मोहम्मद गयासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस की एक जजमेंट को कोर्ट ने कोट किया. कोर्ट सेड कि क्रिमिनल ट्रायल का ऑब्जेक्टिव केवल अपराधी को सजा देना ही नहीं होता. हम सभी जानते हैं कि हमारा सिस्टम वो हमारा क्रिमिनल सिस्टम रेफॉर्मेटिव सिस्टम है. इट इज नॉट अ रेट्रिब्यूटिव सिस्टम. हमारे यहाँ पर ट्रायल करने का, मुकदमा चलाने का और अपराधी को सजा देने का उद्देश्य होता है कि अपराधी को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए, अपराधी को सजा दी जाए. इसलिए आप प्रिजन्स को सुधार गृह कहते हैं, ताकि अपराधी को जब सजा दी जाएगी तो अपराधी को गलती का एहसास होगा और सजा काटने के पश्चात दोबारा से वो सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट, सम्मिलित हो सकता है. हालांकि मैं इस बात को पूरी तरह से मानता नहीं. आई डो नॉट पर्सनली एग्री बाय दैट, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेल्स के अंदर जाकर सुधरने की बजाय और बिगड़ जाते हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग जो हैं, जो मेरी नॉलेज में है, वो जब जेल में गए थे तो देवर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, लेकिन वहां जाके उनका अपराधियों से ऐसा कनेक्शन बना, अब वो हार्ड कोर क्रिमिनल्स बन चुके हैं. लेकिन फिर भी वो अलग बात है. लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य है कि अपराधियों को सजा देने का उद्देश्य उनको प्रताड़ित करना या उनसे बदला लेना नहीं है, बल्कि उनको सजा के देकर उनके मन में एक सुधार लाना है, उनकी प्रवृत्ति के अंदर, उनके नेचर के अंदर एक इंप्रूवमेंट लाना है, रिफॉर्म लाना है. राइट. इन मोहम्मद गयासुद्दीन केस कोर्ट ने इसी बात की ऑब्जर्वेशन दी. कोर्ट सेड दैट एंटी सोशल बिहेवियर has to be counted not by undue cruelty but by reculturalization. अगर किसी व्यक्ति ने अपराध की है, किसी प्रकार का असामाजिक कार्य किया है, तो उसको क्रूरता के साथ नहीं बल्कि रिकल्चराइजेशन, मतलब उसको समाज में दोबारा से इंटीग्रेट करके इसको डील करना चाहिए. द इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्श एंड सेवेज पनिशमेंट इज दस अ रेलिक ऑफ पास्ट एंड अग्रेसिव टाइम्स. कोर्ट सेड कि अपराधी के ऊपर कठोर दंड इंपोज करना, पनिशमेंट इंपोज करना, वो पुराने समय की बात है, वो गई हुई बात है. तो छोड़ो कल की बातें और कल की बात पुरानी. So the human today views sentencing as a process of reshaping a person who has deteriorated into criminality, and the modern community has taken rehabilitation of offender. तो कोर्ट इस केस की ऑब्जर्वेशन का जो क्रक्स वो यही है कि अपराधी को सजा देने का उद्देश्य उसको सजा देने का उद्देश्य उसके संग क्रूरता या उससे बदला लेना नहीं होता. उद्देश्य ये है कि उसको सजा का, अपनी गलती का एहसास दिलाया जाए, उसको दोबारा से समाज के अंदर इंटीग्रेट किया जाए. इसके साथ साथ संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1976, इस केस के अंदर कोर्ट सेट कि जब भी कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सेट, जब भी कोई ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट किसी अपराधी की सजा पर गौर करती है, किसी अपराधी की सजा को डिटरमिन करती है, तो कोर्ट को कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, एग्रावेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स. एग्रावेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी अपराधी की सजा को बढ़ाने के लिए एज अ ग्राउंड यूज किए जाते हैं, और मिटिगेटिंग फैक्टर्स किसी अपराधी की सजा को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं. अभी एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को कंसीडर करने के पश्चात ही कोर्ट जो है वो सजा को निर्धारित करती है.
अब फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? द प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द ऑफेंडर, मतलब कोई ऑफेंडर या अपराधी, क्या वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या हार्डकोर क्रिमिनल है? अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसने पहली बार अपराध किया है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। हो सकता है किसी सर्कमस्टांसेस, खास परिस्थिति में आकर उसने आवेश में आके अपराध कर दिया, तो ऐसे सर्कमस्टांस को मिटिगेटिंग फैक्टर यूज किया जा सकता है उसकी सजा को कम करवाने के लिए। एज ऑफ द ऑफेंडर, अगर अपराधी की आयु बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, या तो वो 18-20 वर्ष का ही है, क्योंकि 18 साल से नीचे वाले तो जुवेनाइल हो जाते हैं, राइट, या फिर वो उनकी आयु बहुत ज्यादा है कि अगर उनको सजा दी गई तो अगर उनको बड़ी ज्यादा सजा दी गई तो वो अपनी आयु के कारण और अपनी बड़ी आयु के अंदर व्यक्ति को बीमारियां भी हो जाती हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सजा देना ऑब्वियसली इट इज ग्रॉसली अनजस्टिफिएबल। तीसरा, द रिकॉर्ड ऑफ द ऑफेंडर एज टू एम्प्लॉयमेंट, कि अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने रोजगार में व्यक्ति कैसा था, उसका जनरल बिहेवियर कैसा है। अगर वो वैसे ही आक्रामक है, वॉयलेंट है, प्रोन टू वॉयलेंस है, तो ऑब्वियसली बात है ये एग्रीवेटिंग फैक्टर है। लेकिन वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, सामान्य ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के तौर पर ये मिटिगेटिंग फैक्टर के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द ऑफेंडर विद रेफरेंस टू एजुकेशन, व्यक्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि देखा गया है आमतौर पर कि जिस व्यक्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, सोशल बैकग्राउंड अच्छा है, उसके लिए अपराध करना इंसेंटिव नहीं होता। अपराध करने से वो घबराता है, बिकॉज एक तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट खराब हो जाते हैं, दूसरा समाज में उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, कई बार वो मजबूरी के तले आकर अपराध करने के लिए कंपेल हो जाता है, राइट। तो जब व्यक्ति किसी आर्थिक मजबूरी के कारण कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए कंपेल हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मिटिगेटिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है। इमोशनल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, अपराध करते वक्त व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति क्या थी। कई बार व्यक्ति सामान्य तौर पर बहुत शांत रहते हैं, लेकिन किसी केस के अंदर परिस्थिति ऐसी हुई कि वो व्यक्ति प्रवोक हो गया, इंसाइट हो गया, और तब उसने अपराध कर दिया, तो उसकी वो मानसिक स्थिति भी देखती है कोर्ट कि ये अपराध इसने होश और आवाज में नहीं किया, आउट ऑफ कंट्रोल जाके किया, क्योंकि इस परिस्थिति में दैट पर्सन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल गया तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, तो हो सकता है इस केस के अंदर उसको सजा में थोड़ी सी छूट मिल जाए। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ द ऑफेंडर टू नॉर्मल लाइफ, ये व्यक्ति क्या समाज का हिस्सा बनने का के योग्य है, कि इसको अगर कम सजा दी गई तो ये दोबारा समाज में जुड़ पाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर जो सीरियल किलर्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, अगर उनको कम सजा दी गई तो वो दोबारा समाज में जाकर फिर से अपराध करेंगे, ऐसे व्यक्ति इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए देखा जाता है कि व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो समाज में इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता। और लास्ट है डेटरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस, कोर्ट देखती है कि क्या किसी ऑफेंस के अंदर समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने का की जरूरत है, क्योंकि कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोर्ट डेटरेंट सेट करना चाहती है, लोगों में डर स्थापित करना चाहती है, जैसे पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी अपराध है उसके अंदर कोर्ट चाहती है कि स्ट्रिक्ट सजा दी जाए, ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो, एक डेटरेंस पैदा हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके अंदर कोर्ट अपराधी को स्ट्रिक्ट सजा देकर डेटरेंस प्रस्तुत करना चाहती है, तो उस केस के अंदर फिर कोर्ट जो है वो सजा जो है वो स्ट्रिक्ट तौर पर देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस प्रमोद कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि अगर किसी अपराधी के ट्रायल को कंडक्ट करने में काफी समय लग रहा है, तो वो अपने आप में एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस बन सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अंडर ट्रायल रहता है, जब तक एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर एक अनसर्टेनिटी रहती है, डर रहता है, तो ये अपने आप में मेंटल हरासमेंट है। तो जब एक व्यक्ति लंबे समय से अंडर ट्रायल है, उसको ना तो एक्विट किया गया, ना डिस्चार्ज किया गया, ना कन्विक्ट किया गया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो एक प्रकार की अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जो मेंटल हरासमेंट के समानी होती है। इसलिए लंबे समय तक अगर किसी का ट्रायल चला है तो उसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस मान के उसकी सजा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब इस कोर्ट के अंदर क्या जजमेंट दी, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया गयासुद्दीन मोहम्मद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपराध की सजा देना अपराधी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में उसका दोबारा से रीइंटीग्रेशन करने के लिए दी जाती है। दूसरा, सजा देते वक्त मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को साथ में रखना होता है। और तीसरा, अगर ट्रायल लंबे समय तक चले तो वो कहीं ना कहीं मिटिगेटिंग फैक्टर्स का काम करता है, जिससे अपराधी की सजा कम की जा सकती है। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा
चूंकि इस ओरिजिनल इंसिडेंट जो अपराध घटित हुआ था 1984 में हुआ था, ट्रायल के कंप्लीशन को 18 वर्ष लगे, उसके पश्चात अपील के डिस्पोजल को 22 वर्ष और लगे। तो इतना लंबा समय अपने आप में एक मिटिगेटिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा। दूसरा, इस केस के अंदर जो अपराधी हैं उनकी आयु ऑलरेडी 90 वर्ष है, वो ऑलरेडी अपनी उम्र के चरम सीमा पर है, अपनी आयु की चरम सीमा पर है। और दूसरा, बढ़ती हुई आयु के कारण ही इज ऑल्सो प्रोन टू इलनेसेस। तो उनकी अगर सजा, उनकी अपील खारिज की गई और उनको अगर सजा ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को ही रिस्टोर किया गया तो उनके संग अन्याय होगा, बिकॉज इस आयु के अंदर वो 5 वर्ष की सजा कोर्ट जेल में नहीं बिता पाएंगे। सो द कोर्ट सेड इस केस के अंदर इतना लंबा समय ट्रायल चलना ये कहीं ना कहीं अपराधी के या एक्यूज्ड के राइट टू स्पीडी जस्टिस का वॉयलेशन है, जिसके कारण दिस इज अ वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला। दूसरा, इतना लंबा केस चलना और अपराधी की, एक्यूज्ड की इतनी ज्यादा आयु, अपराधी की सीनियरिटी कहीं ना कहीं मिटिगेटिंग फैक्टर का काम करती है। और इसीलिए द कोर्ट सेड इस केस के अंदर परिस्थितियों को देखते हुए अक्यूज ने या अपेलेंट ने, सॉरी, जितनी भी सजा जेल में ऑलरेडी वो काट चुके हैं, मतलब जब उनको अरेस्ट किया गया था इनिशियली तो उनको कुछ दिन के लिए जेल में रखा गया था, 1 दिन के लिए, कुछ भी नहीं, 1 दिन के लिए, और उसके बाद उनको बेल मिल गई थी। सो द कोर्ट सेड कि वो जितनी सजा ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं हम उनकी सजा को घटाकर उतना ही कर देते हैं, मतलब उनको जो सजा ट्रायल कोर्ट द्वारा 5 वर्ष की दी गई थी हम उसको घटाकर 1 दिन की ही कर देते, क्योंकि इस एज में उनको दोबारा से जेल में, प्रिजन में भेजना उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो कोर्ट इन दिस केस reduce the sentence of 5 years to 1 day, that the period that was already spent in jail by the accused। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया और कोर्ट ने कहीं ना कहीं भारतीय जस्टिस सिस्टम की लचर परिस्थिति को भी उजागर किया। अगर एक सामान्य केस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस के डिस्पोजल में अगर 40 साल लग रहे हैं अपील के मिलाकर, तो कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये न्याय की पूर्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव को अपनाया और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए अपराधी की सजा को कम्यूट करके या रिड्यूस करके, रेमिट करके उनकी सजा को 1 दिन कर दिया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई केस पे चर्चा की। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी IQ जुडिशरी। अगली सैटरडे को आई विल अगेन कम विद अ न्यू जजमेंट that will be important for you to understand the concepts of law. So thank you and have a nice day.